अब आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सम्मिलित होते हैं एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, एक गर्भाशय, योनि और आते हैं बाह्य जननांग। मानव मादा जनन तंत्र भी मानव की मादा के श्रोणि क्षेत्र में ही पाया जाता है। मानव की मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इन अंडाशयों के अंदर अंड कोशिकाओं का विकास होता है। भ्रूणा अवस्था से लेकर ही इस अंडाशय के अंदर विकसित होती हुई अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है, जो यौनारंभ के समय पुनः सक्रिय होकर अंड कोशिकाओं का विकास करती है। मानव की मादा में 2 अंडाशय है, लेकिन प्रति माह प्रत्येक अंडाशय से केवल एक अंड कोशिका, जैसे एक बार यहां से अंड कोशिका रिलीज हुई है तो दोबारा दूसरे अंडाशय से, तो एक समय में एक ही अंड कोशिका उत्पन्न होती है। यह अंड कोशिका अंडवाहिनी के अंदर प्रविष्ट होती है। मानव की मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती है। इस अंडवाहिनियों का जो अग्रभाग होता है, जो कीप के आकार की संरचना होती है, जिस पर अंगुली के आकार के प्रवर्ध होते हैं। जैसे ये अंडाशय है तो इस अंडाशय के ऊपर जस्ट इस प्रकार से अंडवाहिनी विन्यासित होती है। तो इस कीप को कहा जाता है झालरदार कीप कहते हैं। यह झालरदार कीप अपने पृष्ठ भाग में संकरी नलिका से जुड़ी रहती है, इसे अंडवाहिनी कहते हैं। जो अंड कोशिका अंडाशय में बनती है, इस अंड कोशिका को अंडवाहिनी के माध्यम से आगे की तरफ भेजा जाता है। अंडवाहिनियां अपनी अपनी ओर की, दोनों ओर की अंडवाहिनियां मिलकर यहां पर एक मोटे चौड़े थैलेनुमा संरचना में खुलती है। इसे कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, बच्चे का परिवर्धन होता है, अतः गर्भाशय को बच्चेदानी भी कहा जाता है। यह गर्भाशय नाशपाती के आकार का, उल्टी नाशपाती के आकार का है। ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से संकरा होता है। इसका जो संकरा भाग होता है इसे कहते हैं गिरवा, और यह गिरवा एक लंबी बेलनाकार नलिकाकार संरचना के द्वारा खुलता है। इसे कहते हैं योनि, और योनि बाह्य जननांग यानी वल्वा के द्वारा, भग के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। प्रत्येक अंडाशय से एक समय में एक ही अंड कोशिका रिलीज होती है। यह अंड कोशिका अंडवाहिनी के अंदर प्रविष्ट होती है। इसी समय अगर मेल और फीमेल के बीच में संबंध बनते हैं, मैथुन प्रक्रिया के दौरान नर अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ता है, तो शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा गति करते हुए उस अंडवाहिनी की ओर गति करेंगे जिसके अंदर अंड कोशिका आई हुई है। तो अंड कोशिका और शुक्राणु का जो मिलन होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह अंडवाहिनी के अंदर ही संपन्न होती है। और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। यहाँ से अंड कोशिका रिलीज हुई है और यहाँ से शुक्राणु जो है वो शुक्राणु यहाँ से गति करते हुए कहाँ आएंगे, अंड कोशिका की ओर, और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ पर अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है, तब ये निषेचित अंड कोशिका कहलाती है युग्मनज। इसमें विदलन की प्रक्रियाएं होती है, कोशिका विभाजन होते हैं। कोशिका विभाजनों के साथ साथ यह भ्रूण जो है, यह संरचना आगे की ओर खिसकती रहती है। जब यह गर्भाशय तक पहुंचती है, तब तक यह 64 कोशीय अवस्था में आती है, और यह कोरक पुट्टी कहलाती है, जो अंडाशय के एंडोमेट्रियम के साथ में आरोपण करती है, जुड़ जाती है और भ्रूण का निर्माण करती है। अगर निषेचन की प्रक्रिया न हो तो क्या होता है कि अंड कोशिका बनी है, अंडवाहिनी में आई, लेकिन यह अंड कोशिका किसी कारण से भी निषेचित नहीं हुई, तो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर यह अंड कोशिका नष्ट हो जाती है। जैसे ही यह अंड कोशिका नष्ट हो जाती है, यहाँ से निकलकर बाहर आती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके पश्चात महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होते ही गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम यानी अंतः भित्ति होती है,
जिसमें रुधिर केशिकाएं अत्यधिक मात्रा में होती है, रुधिर का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में होता है। क्यों? ताकि वो गर्भ को धारण कर सके। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से एंडोमेट्रियम यानी अंतर्भित्ति जो होती है फट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिस कारण से एंडोमेट्रियम के ऊपर पाई जाने वाली श्लेष्मा और रक्त योनि के माध्यम से शरीर के बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋतुस्राव की प्रक्रिया कहते हैं। और ऋतुस्राव की प्रक्रिया 12 से 14 साल की उम्र के अंदर महिलाओं में, बच्चों में, लड़कियों के अंदर पहली बार प्रारंभ होती है। तो इसे कहा जाता है रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन का होना यानी ब्लीडिंग का होना, ऋतुस्राव का प्रारंभ होना इस बात को इंडिकेट करता है कि उस महिला के अंडाशय सक्रिय हो गए हैं और वो संतानोत्पत्ति अब कर सकती है। हालांकि छोटी उम्र में गर्भ धारण करना सही नहीं रहता है, क्योंकि गर्भाशय का पूरा विकास नहीं होता है। इसलिए फिर 3 से 5 दिन के पश्चात ऋतुस्राव की प्रक्रियाएं रुक जाती है। तब गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है इसका पुनर्निर्माण वापस हो जाता है। वो पहले की तरह पोषक और मोटी हो जाती है और गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। तो महिलाओं के अंदर जो मादा जनन तंत्र है उसके जो मुख्य अंग होते हैं अंडाशय, इन अंडाशय के 2 कार्य होते हैं। पहला है अंड कोशिकाओं का विकास करना और दूसरा होता है मादा जनन हार्मोन। और मादा जनन हार्मोन जो यहाँ पर बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को कहते हैं नारीत्व का हार्मोन कहते हैं। यह गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को मेंटेन करता है और ऋतुस्राव की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन नारीत्व का हार्मोन है। महिलाओं के अंदर नारी के लक्षणों को प्रकट करने में, जैसे आवाज का पतला होना, स्वभाव का मृदु होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, दाढ़ी मूंछ का न आना, महिलाओं का धैर्यवान होना भी इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। क्योंकि महिलाएं धैर्यशील होती है, अतः देखा होगा कि प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो टीचर होती है वो हमेशा महिला होती है। उसका कारण है कि महिला में धैर्य बहुत है। छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से टैकल कर सकती है, उनको अच्छी तरीके से संभाल सकती है। बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं, बार बार कोई परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो शांति से उसे ठीक कर लेती है। इसके बदले में अगर कोई पुरुष होता, कोई पुरुष अध्यापक वहाँ पे होता, तो थोड़ी देर तो वो सहन करता और उसके बाद में उसका धैर्य जवाब दे जाता, तो बच्चे को पीट भी देता। इसलिए प्राइमरी लेवल के अंदर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे शांत स्वभाव की होती है। पुरुषों का जो नरजनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुषों को उग्र बनाता है, क्रोधित, यानी उनको क्रोध अधिक मात्रा में आता है। उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अगले चैप्टर के अंदर या अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।